नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आयन मंडल पर। एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे कि आयन मंडल के बारे में जितनी भी चीजें हैं उनको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आयन मंडल का मतलब है स्पष्ट रूप से यदि हम लोग देखें तो यहां पर आप लोगों को कुछ चीजें स्पष्ट अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर सारी चीजें आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी कि आयन मंडल का स्पष्ट मतलब क्या है। सभी लोगों को वॉइस आ रही है क्लियर कि नहीं आ रही है, एक बार बताएं। एक बार सभी लोग ये बताते हैं कि वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिससे आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना आने पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आयन मंडल की बात है, अर्थात यहां पर आयनिक क्रियाएं होती हैं। कई बार प्रश्न आप लोगों के सामने आता है कि आयनिक क्रियाएं क्या है। आयनिक क्रियाएं जैसे आप बैटरी में देखते होंगे, वहां पर प्लस लिखा होता है और माइनस लिखा होता है, अर्थात जहां पर माइनस प्लस का संगम होता है या सगाम आपका संगम होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वहां पर आयनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं। अर्थात जितनी भी प्रक्रियाएं आप लोग मोबाइल से फोन करें या फिर आप लोग नेट यूज करते हैं तो उसका भी एक रीजन रहा है। आप लोग जो एफएम देखते हैं उसका भी रीजन है। आप लोग सुनते हैं गाने जो सुन रहे हैं एफएम के माध्यम से, वो भी यहीं से टकरा कर आती, एक एक चीज का मतलब है। अब यहां पर प्रश्न आता है कि आयन मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। तो यहां पर याद रखिएगा कि आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर तक होती है। लेकिन यहीं पर एक कंट्राडिक्शन भी है, वो भी याद रखिएगा। जैसे कई बार आप लोगों से कहता है कि एनसीईआरटी में इसकी ऊंचाई कितनी कही गई है। यहां पर यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। आप लोगों सभी को पता है कि एनसीईआरटी से भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। तो यहां पर एनसीईआरटी 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक आपकी एनसीईआरटी में इस पॉइंट को आयन मंडल की जो बताई गई है ऊंचाई, वो 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की बीच की आपको एनसीईआरटी में यह ऊंचाई दी गई है। लेकिन वास्तविक रूप से अगर आप ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, जो कि इंडियन ये है नहीं, आप लोगों को पता है कि जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं, जितनी भी खोजें हुई हैं, जितना भी काम हुआ है ज्योग्राफी में, वो सब वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा किया गया। तो वो ये बताते हैं कि 80 से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल की ऊंचाई मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 640 किलोमीटर तक, 80 से 640। डायरेक्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। अब यहां पर अब बात आती है कि इसको लगभग 4 लेयर में विभाजित किया गया है। एक तो DEFG H लेयरों में इसको विभक्त किया गया है। यहां पर सबसे पहले यदि हम यहां पर डी लेयर की बात करें तो 80 से 96 किलोमीटर की ऊंचाई को हम लोग कहते हैं डी लेयर। कौन सी? डी लेयर। अब यहां पर बहुत बारीक चीजें हैं, लेकिन आप लोगों के प्रश्न अब यहां से आने की पूरी संभावना बन चुकी है। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि यहां पर रेडियो की लंबी एवं निम्न आवृत्ति का परावर्तन होता है। किसका होता है? रेडियो की लंबी एवं निम्न आवृत्ति का परावर्तन होता है। अर्थात जो रेडियो के माध्यम से आप लोग गाने सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं,
वो कहां से परावर्तित होती हैं, यह भी डायरेक्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो वो डी लेयर से आपके परावर्तित होता है। और ये कई बार प्रश्न ये भी बन सकता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो इस समय प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है वो टफ होती जा रही है। तो कोई टफ नहीं है, वो चीजें वही पूछ रहा है, बस पुराने प्रश्नों को हटाकर नए प्रश्नों को बना रहा है। यहां पर आपसे डी लेयर की ऊंचाई पूछ लेगा तो 80 से 96 किलोमीटर की ऊंचाई को हम लोग डी लेयर कहते हैं, ये याद रखिएगा। यहां पर काम क्या होता है ये भी आप लोगों को याद रखना है। 96 से लेकर 114 किलोमीटर की ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ई लेयर। 96 से लेकर 114 किलोमीटर की ऊंचाई को हम लोग ई लेयर कहते हैं, याद रखिएगा। ई लेयर का विस्तार ये आप लोगों को याद रखना है कि 96 किलोमीटर से लेकर 114 किलोमीटर तक है। यहां पर रेडियो के मध्य तरंगे परावर्तित होती हैं। क्या होती हैं? रेडियो की मध्य तरंगे परावर्तित होती है। पहला पॉइंट नोट करिएगा कि रेडियो की मध्य तरंगे ई लेयर से, ई परत से परावर्तित होती है। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आप लोगों को दूसरा पॉइंट भी स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भी आप लोगों का ई लेयर में ही प्रदर्शित होता है। कौन सा? अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस की बात कर रहे हैं। तो उत्तरी ध्रुव प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुव प्रकाश प्रदर्शित होता है। कहां पर? आपके ई लेयर में ही उत्तरी ध्रुव प्रकाश और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश दर्शाया जाता है, यह प्रदर्शित होता है। तो वो कहां से होता है? वो आपके ई लेयर से होता है। अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही पूरा अलग है। तो हम लोग उस पर 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। उसको हम लोग अलग क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर आयन मंडल देख रहे हैं और वही मंडल की बात करेंगे। तो निश्चित रूप से इस लेक्चर में हम लोग ये बताएंगे कि कहां पर कौन सी चीजें प्रदर्शित होती हैं, उनको याद रखना है आपको दिमाग में, क्योंकि एक एक प्रश्न जो यहां पर चल रहा है वो एक एक प्रश्न स्वयं में प्रदर्शित करने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है एक एक चीजें। एफ परत की जब हम लोग बात करेंगे तो एफ परत आप लोगों की कितना 114 किलोमीटर से लेकर, जब भी हम लोग एक्स परत की बात करते हैं तो 114 किलोमीटर से लेकर 360 किलोमीटर की ऊंचाई को हम लोग एफ परत कहते हैं। अर्थात 114 किलोमीटर से लेकर 360 किलोमीटर की ऊंचाई जो आप लोग देखते हैं वो कौन सी होती है? वो एफ परत होती है। लेकिन कई जगह आप लोगों को ये 144 किलोमीटर भी दिखाई देती है बुक्स में, लेकिन ये गलत है। 114 किलोमीटर से लेकर 360 किलोमीटर तक की ऊंचाई ही आपकी राइट आंसर होगी। इसलिए ये भी पॉइंट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को आने वाले समय में किसी भी प्रकार की समस्या ना होने पाए। एफ परत की जब हम लोग बात करते हैं तो यह एक प्रकार की अल्फा परत का यहां पर विस्तार होता है। क्या होता है? अल्फा। इसको अल्फा परत का विस्तार होता है। पॉइंट नोट करते रहिएगा। पहले ये केवल ऑप्शनल के एरिया में पूछी जाती थी, लेकिन अब संभवतः यह आप लोगों की
पीटी लेवल पर भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक, यहां पर रेडियो तरंगों की लघु तरंगे परावर्तित होती हैं। याद रखिएगा, यहां पर क्या होता है, रेडियो तरंगों की लघु तरंगे परावर्तित होती हैं। कौन सी होती हैं? अगर इसको हटा देते हैं, चलिए, क्योंकि स्पेस मिलना चाहिए तो उसके लिए यहां से रेडियो की लघु तरंगे, शॉर्ट वेव्स, लघु तरंगे परावर्तित होती। अब देखिए, यहां पर लॉन्ग वेव्स, यहां से मीडियम वेव्स, अगर हम देखेंगे डी से आपकी लॉन्ग वेव्स हैं, ई से आपके मीडियम है, एफ से आपके लघु तरंगे यहां से प्रदर्शित होती हैं। याद रखिएगा, लघु तरंगे। ठीक, इसको क्या, लघु तरंगे, और इसकी ऊपरी परत एफिलिटन की परत भी कहा जाता है। इसे एफिलिटन की परत भी कहा जाता है, पॉइंट बना लीजिएगा। इसे ऊपरी परत की, इसके ऊपरी परत को एफिलिटन परत भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एफ्लिटर की परत भी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा जी, यहां पर सभी प्रकार की रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। यहां पर क्या हो जाता है, यहां से सभी प्रकार की रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। पूरा फैक्ट का है, ये पूरा गेम जो है यहां पर फैक्ट फिगर का है, लेकिन ये फैक्ट फिगर याद भी रहना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। याद रखिएगा, यहां पर इस परत में किसकी उत्पत्ति होती है, नाइट्रोजन के परमाणुओं पर पराबैंगनी प्रोटॉन की क्रिया के कारण होती है। किसके, इस जो जी परत का निर्माण होता है, तो जी परत का निर्माण कैसे होता है, जी परत का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि कुछ परतें ऐसी हैं जिनका निर्माण नेचुरल प्रोसेस से, जो हमारी ब्रह्मांडीय क्रियाएं हैं उनके माध्यम से होता है। तो यहां पर याद कर लीजिएगा कि जी परत का निर्माण, जी परत का निर्माण की बात करेंगे जब हम लोग निर्माण, तो जी परत में क्या उपस्थित होता है, सबसे पहले पॉइंट आप लोग बना लीजिएगा कि जी परत में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। क्या होता है, जी परत पर नाइट्रोजन होता है, पहला। और नाइट्रोजन जब गैस यहां पर उपस्थित है, क्या है, आप लोगों की नाइट्रोजन गैस उपस्थित है, इस पे पराबैंगनी किरणें क्या होती है, पराबैंगनी किरणें टकराती हैं, इससे पराबैंगनी किरणें टकराती हैं। याद रखिएगा, इससे पराबैंगनी किरणें टकराती हैं, और जब ये टकराती हैं तो यहां पर पराबैंगनी नाइट्रोजन से टकराने के बाद क्या करती हैं, फोटॉन्स की प्रक्रिया उत्पन्न करती हैं। जब ये टकराएंगी किससे, पराबैंगनी किरणें नाइट्रोजन से टकराती हैं तो फोटॉन्स की प्रक्रिया होती है, फोटॉन्स की प्रक्रिया
होती है। याद रखिएगा, यहां पर फोटॉन्स की प्रक्रिया होती है, और जब फोटॉन्स की प्रक्रिया होती है तो जी परत का निर्माण होता है। आयन मंडल में जी परत का, आयन मंडल में जी परत का निर्माण होता है। तो ये तो थी आप लोगों के पूरी की पूरी ब्रह्मांडीय प्रक्रिया की। जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर ये आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि 360 के बाद 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई आपके कहां की हो जाएगी, जी लेयर की। और जी लेयर का निर्माण नाइट्रोजन पर आप लोगों की पराबैंगनी किरणें से प्रोटॉन का निर्माण होता है। फोटॉन के निर्माण से ही आपकी जी परत का निर्माण होता है। यहां तक की चीजें सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। अब 640 किलोमीटर के ऊपर की बात जब हम लोग करते हैं कि 640 किलोमीटर के ऊपर लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 640 किलोमीटर से लेकर लगभग 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई यदि हम लोग देखें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाह्य मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाह्य मंडल कहते हैं। याद रखिएगा इतनी ऊंचाई को कि 640 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई को हम लोग वाह्य मंडल कहते हैं। और यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। याद रखना है कि ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। याद रखना है सभी लोगों को, ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। स्पष्ट रूप से याद रखना है सभी लोगों को, क्योंकि इनकी जो मेन पॉइंट आप लोगों से पूछा जाता है वो ऊंचाई पूछी जाती है। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता पाई जाती है। यहां पर किसकी प्रधानता पाई जाती है, यहां पर हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता पाई जाती है। प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कि वायुमंडल की कौन सी ऐसी परत है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता पाई जाती है। तो यहां पर याद रखना है कि वह कौन सी परत है, वो वाह्य मंडल है, जहां पर आपको हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता पाई जाती है। लेकिन वर्तमान समय में जब हम लोग बात करते हैं, वर्तमान समय में विभिन्न शोधों के अनुसार यदि हम बात करें तो यहां पर नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, हीलियम की और हाइड्रोजन की अलग अलग परतें होती हैं। यहां पर क्या होती है, नाइट्रोजन की, नोट कर लीजिएगा, यहां पर नाइट्रोजन की, हीलियम की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, इन सब की अलग अलग परतें पाई जाती हैं। अलग अलग परतें पाई जाती है। क्लियर, याद रखिएगा कि यहां पर नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हीलियम हो, हाइड्रोजन हो, इनके इनकी अलग अलग परतें पाई जाती हैं। क्या होता है, और यहां पर यदि वायुमंडल की बात करें
तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वायुमंडल कैसा होता जाएगा, विरल होता जाएगा, उसके अणु कैसे हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो यहां पर वायुमंडल क्या हो जाता है, अत्यधिक विरल हो जाता है। क्या हो जाता है, वायुमंडल अत्यधिक विरल अवस्था में होता है। याद रखिएगा, वायुमंडल की जब हम लोग बात करते हैं तो वायुमंडल में आपका वायुमंडल अत्यधिक विरल अवस्था में होता है। और यदि हम ये कहें, अब आपका प्रश्न आएगा तो 1000 किलोमीटर के बाद क्या है, 1000 किलोमीटर के बाद अनंत आकाश आप लोगों का प्रारंभ हो जाता है। 1000 किलोमीटर के पश्चात आपका अनंत आकाश प्रारंभ हो जाता है। क्लियर, याद रखिएगा कि 1000 किलोमीटर के पश्चात आपका अनंत आकाश प्रारंभ हो जाता है, अर्थात उसके पश्चात कोई चीजें आप लोगों को नहीं दिखाई देने वाली हैं। वास्तविक रूप से हम लोगों को वायुमंडल भी नहीं दिखता, आयन मंडल भी नहीं दिखता है, समताप मंडल भी नहीं दिखता है, हम लोगों को दिखता केवल क्षोभ मंडल है। तो यहां तक की चीजें आज हम लोगों ने वायुमंडल की संरचना एवं संगठन के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे की क्लास जो हम लोग करेंगे कंटिन्यू, वो होगी आपकी हीट बजट, सूर्य ताप एवं हीट बजट पर हम लोग अगली क्लास करेंगे। कल से, आज से आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं और निरंतर आप लोगों की क्लासेस आप लोगों को मिल रहे हैं। निरंतर आप लोगों को आगे बढ़ने का अवसर है। सारे बैचेस प्रारंभ किए जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों के बैच प्रारंभ नहीं किए गए थे, क्लासेस कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन अब बैच प्रारंभ करने की प्रक्रिया की तरफ हम लोग धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। तो बने रहिए फर्स्ट रैंकर के साथ। बहुत जल्दी सारी सूचनाओं के साथ आपको अगले टाइम पे मैं मिलूंगा और सारी सूचनाएं धीरे धीरे करके आप लोगों को प्रदान करता हुआ चलूंगा कि कौन कौन से बैच फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट प्रारंभ करने जा रहा है। चलिए, थैंक यू, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।